नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं पोंटी चड्ढा नामक एक शख्स की, जिसने अपने पिता के साथ एक शराब के ठेके के बाहर मछली के पकौड़े बेचने से शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने 35,000 करोड़ रुपए, हाँ जी दोस्तों, 35,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना लिया। इस कहानी में कई उतार चढ़ाव आएंगे। मुझे लगा कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको बताने के लिए आज मैं इसे लेकर आया हूँ। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के टाइम पर ये पोंटी चड्ढा के पिता कुलवंत सिंह चड्ढा पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में रहते थे। ये वहाँ से इंडिया आए और भारत में उत्तराखंड में रामनगर नाम की एक जगह है, रामनगर में इन्होंने रहना शुरू करा। कुछ टाइम बाद फिर ये मुरादाबाद आए। मुरादाबाद में चीनी मिल पर इन्होंने काम करना शुरू करा। इनके 3 बच्चे थे, पोंटी चड्ढा, राजू चड्ढा उर्फ राजेंद्र चड्ढा। राजू चड्ढा राजेंद्र चड्ढा का ही नाम था। पोंटी चड्ढा का नाम था गुरप्रीत सिंह चड्ढा और हरप्रीत चड्ढा। तो दोस्तों, ये 3 भाई थे। दोबारा से एक बार नाम सुन लीजिए, पोंटी चड्ढा, राजू चड्ढा और हरप्रीत चड्ढा। अब दोस्तों, आगे इनके पिता ने आने के बाद मुरादाबाद में चीनी मिल में काम करना शुरू करा, मजदूरी शुरू कर दी। शाम के टाइम कुछ टाइम बचता तो धीरे धीरे मूंगफली की दुकान, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मछली के पकोड़े ठेके के बाहर बेचना शुरू करा, शराब के ठेके के बाहर। जैसे चखना होता है ना, चखने के तौर पे जो लोग पकोड़े वगैरह खाते हैं, उस तरह से। तो धीरे धीरे ये पोंटी चड्ढा भी अपने पिता की मदद करने लगे। गुरप्रीत सिंह चड्ढा मतलब पोंटी चड्ढा, इनका नाम मेन गुरप्रीत सिंह चड्ढा था कागजों में, वैसे इन्हें सभी पोंटी चड्ढा के नाम से जानते हैं। अपने पिता की मदद करने लगे। आखिर धीरे धीरे कई सालों के बाद इनके पिता ने शराब की एक दुकान का ठेका लिया। उस पे इन्होंने शराब बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे शराब की दुकान से पैसा आने लगा। घर के हालात थोड़े ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उस शराब की दुकान से जो पैसे आए, उससे इन्होंने और शराब की दुकान में लगाना शुरू करा। 1 से 2 दुकानें, 2 से 3 दुकानें, और फिर शुगर मिल में कुछ पैसा लगाया पार्टनर्स के तौर पर। जैसे शुगर मिल में पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ी कहीं पे, तो वहाँ पे शराब की दुकान से जो कमाई हुई वो उन्होंने वहाँ पर लगा दी। अब शुगर मिल में भी कुछ प्रॉफिट वगैरह होने लगा। धीरे धीरे इन्होंने, पोंटी चड्ढा ने पर्सनली अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने शुरू करे और 2005 में धीरे धीरे शराब की काफ़ी ज़्यादा ठेके ले लिए। उसके बाद उन्होंने एक वेब कंपनी बनाई। वेब कंपनी में आप देखोगे कि कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह भी, वो फिल्में बनाते हैं, वेब कंपनी वाले फिल्म भी बनाते हैं। जो पैसे आए इनके पास, उससे इन्होंने कुछ फिल्म वगैरह में भी, फिल्म में प्रोड्यूसर का काम शुरू करा और शराब के काफ़ी ज़्यादा ठेके ले लिए। मुलायम सिंह की सरकार बनी और 2005 में इन्होंने काफ़ी बड़ा एक मॉल बनाया लखनऊ में। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के सरकार बनी थी, उसके मुख्यमंत्री थे, उस मॉल का उद्घाटन करने आए। अब किसी मॉल जैसी चीज़ का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आ रहा है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस तरह से उनके क्या पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इस तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन काफ़ी मजबूत होते रहे और शराब के ज़्यादातर ठेकों पे यूपी, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इनका राज चलने लगा। सरकार बदली, मायावती की सरकार आई। मायावती की सरकार में इन्होंने और ज़्यादा तरक्की करी, क्योंकि पोंटी चड्ढा का सोचना ये था कि जितना चंदा मैं दूंगा सरकार में रहने वाली पार्टी को, उतना ही चंदा मैं दूंगा विपक्षी दलों को भी, ताकि कभी किसी की भी सरकार बदले हमारे बिजनेस पर कोई फ़र्क ना पड़े। जनरली कई लोग इसी तरह से सोचते हैं। आज के टाइम में जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ रिलायंस के या अडानी के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, अडानी अंबानी के। तो अडानी अंबानी के संबंध तो कभी किसी भी पार्टी के साथ ख़राब नहीं रहे। कांग्रेस की भी पार्टीज़ ने उन्हें काफ़ी काम दिया, उनके साथ मिलकर काम किया। वही सोच इनकी भी थी। तो पोंटी चड्ढा ने मायावती के साथ भी काफ़ी मिलकर काम करा
मायावती के टाइम में मायावती ने एक कानून निकाला। मायावती यूपी की जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक कानून निकाला कि एक राज्य, एक कंपनी और एक ही विक्रेता। इस तरह से संपूर्ण राज्य में सिर्फ एक ही विक्रेता हो गया, पोंटी चड्डा की कंपनी। अब शराब का जब एक ही विक्रेता हो गया तो फिर शराब में 10 रुपये 20 रुपये अगर हर बोतल पे ज़्यादा भी जा रहे थे तो वो कहना यह है लोगों का कि पोंटी चड्डा के लिए अलग से जाते थे। तो धीरे धीरे पैसे की बरसात होने लगी। फिर इन्होंने उस पैसे को रियल इस्टेट में लगाया। एक बहुत बड़ी वेव सिटी करके एक बहुत बड़ा रियल इस्टेट है। कहते हैं कि लगभग 400 एकड़ के करीब जगह है गाज़ियाबाद में। इन्होंने गाज़ियाबाद, नोएडा और लखनऊ, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी अच्छे और बड़े एरियाज में जो भी अच्छे शहर थे उसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली और उस पर काम करा। मॉल्स वगैरह काफ़ी बनाए। यहाँ पे भी एक मॉल है नोएडा में, और कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्क उसी मॉल में है। रुपए की बरसात होने लगी। इसी बीच एक स्कीम आई थी सरकार की कि दोपहर में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को हम मिड डे मील प्रोवाइड करें। मिड डे मील का ठेका जो है मायावती के टाइम में पोंटी चड्डा की कंपनी को ही दे दिया गया। और वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल रिलेशन से आदमी तरक्की करता रहता है, तो धीरे धीरे ये सभी लोग तरक्की की तरफ आगे बढ़ गए। 10,000 करोड़ का ठेका था। अब सारी शराब उत्तर प्रदेश की इनके हाथ में थी, और कई जो चीनी मिलें थी, चीनी मिल ऐसी थी कि जो मतलब बर्बाद हो रही थी या जिसका जो प्रॉफिट में नहीं चल रही थी। इस तरह की शुगर मिल की नीलामी हुई। नीलामी होने पे 90% नीलामी में सब ठेके जो थे वो इन्हीं को मिले। नीलामी में इन्होंने वो शुगर मिल ली। अब शुगर मिल इनके हाथ में थी, पेपर मिल इनके हाथ में थी, और फिल्मों में भी ये प्रोड्यूसर बन चुके थे। इसके अलावा रियल इस्टेट और मॉल्स वगैरह, शराब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की इनके हाथ में थी। तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई और पैसा बरसने लगा। धीरे धीरे 2012 या 13 तक इनके पास 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। लोगों का कहना है 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक बार इनके पास यहाँ इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था, तो लगभग उसमें भी कई करोड़ की रिकवरी हुई। लेकिन धीरे धीरे उस सब का हिसाब पोंटी चड्डा ने दे दिया। सरकारों से इतने अच्छे संबंध थे कि ये कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। या ये हो सकता है कि इनके जो अकाउंट्स वाले थे वो इतने समझदार थे कि उन्होंने सारी चीज़ों का हिसाब बना के रखा हुआ था। पूरी तरह से तीनों भाई मिलकर ही काम कर रहे थे। तीनों भाइयों का कहना ये था कि हम लोग, ये कंपनी हमारी है और कंपनी में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। इनके फादर की डेथ के बाद तीनों भाइयों में मनमुटाव शुरू हो गया जायदाद को लेकर। अब जायदाद को, यहाँ तक कि फादर ने इनको गुरुद्वारा ले जाकर गुरु साहिब के सामने कसम भी खिलवाई थी कि वो कभी प्रॉपर्टी को लेकर या ज़मीन जायदाद को लेकर आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, और जो भी प्रॉपर्टी है उसे तीनों भाई मिलजुल कर बराबर बांटेंगे। लेकिन फादर की डेथ के बाद वो तीनों ने कसम भी खाई। फादर, हालांकि पोंटी चड्डा का ही किया हुआ सब कुछ था, लेकिन दोनों भाइयों का, बाकी भाइयों को भी ये सोचना था कि फादर के नाम से जो पहली दुकान मिली थी उसी दुकान से धीरे धीरे तरक्की हुई, और इसमें भाई ने बेशक योगदान दिया हो लेकिन ज़मीन जायदाद पर हमारा तीनों का बराबर का हक है। अब मेन इनमें झगड़े की जड़ शुरू होती है। एक दिल्ली में एक फार्म हाउस था इनका, काफ़ी बड़ा, जगह का नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है। एक काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए थी। वो फार्म हाउस था इनके फादर के नाम पर, कुलवंत सिंह चड्डा के नाम पर। उस फार्म हाउस को लेकर इनकी पोंटी चड्डा की कुछ यादें जुड़ी हुई थी। वो चाहते थे कि भाई हमारे फादर के नाम से फार्म हाउस है तो ये फार्म हाउस हमें किसी कीमत पर नहीं बेचना है। और धीरे धीरे करके हुआ ये कि इनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़े में एक चीज़ होती है कि झगड़ा तीनों भाइयों का आपस में नहीं था। राजू चड्डा, जो राजेंद्र चड्डा थे, और गुरप्रीत सिंह चड्डा, मतलब पोंटी चड्डा। पोंटी चड्डा और राजू चड्डा एक तरफ थे, और सबसे छोटा भाई कुलवंत सिंह चड्डा वो दूसरी तरफ थे। कुलवंत सिंह चड्डा का सोचना यह था कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद हड़पने की कोशिश करी है। धीरे धीरे झगड़ा इनका बढ़ता रहा।
और एक समय ऐसा आया कि इनकी जो राजू चड्ढा हैं, उनकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी कहीं विदेश में थी शायद। ये सभी लोग, पूरे परिवार वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद पोंटी चड्ढा ने उस फार्म हाउस पे अपनी निगरानी छोड़ दी, गार्ड्स वगैरह छोड़ दिए, और उन्हें कहा कि भाई ध्यान रखना कि हरप्रीत चड्ढा हमारे जाने के बाद ये फादर के नाम फार्म हाउस है, इसे बेच ना दे। तो हरप्रीत चड्ढा को भी और बुरा लगा कि यार मेरे पीछे इस तरह से वो जासूस छोड़े गए हैं और सिक्योरिटी मेरे खिलाफ हो रही है। बाद में एक टाइम ऐसा आया कि वो शादी वगैरह निबट गई। हरप्रीत चड्ढा उस शादी में नहीं गया। मनमुटाव उसका दोनों भाइयों से हो गया था और काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एक बार की बात है कि इन्हें पता लगता है पोंटी चड्ढा को कि उस फार्म हाउस के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे ही इन्हें खबर मिली, ये अपने साथियों के साथ, क्योंकि और एक और बात बताऊं आपको कि पोंटी चड्ढा लगभग 30-35 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलते थे। महंगी महंगी गाड़ियों में जब ये निकलते थे तो इनका काफ़ी बड़ा काफिला चलता था। तो उस टाइम पे दोस्तों हुआ ये कि इन्हें पता लगा कि भाई आज उन्हें हरप्रीत चड्ढा ने वहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया है। तो ये वहाँ पहुँचते हैं और गार्ड से खुलवाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ एक नेता भी था और वो नेता एक हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी के कामों में दखलंदाजी रखता था, जैसे झगड़े की प्रॉपर्टी वगैरह में, इस तरह से कुछ उसका लिंक था। तो और उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन, उसके भी वो नेताजी अध्यक्ष थे। अब होता यह है कि वो नेताजी के साथ ये पोंटी चड्ढा वहाँ पहुँचते हैं। सुखदेव सिंह नामधारी नाम का एक नेता था, जिनका पोंटी चड्ढा से काफ़ी अच्छा संबंध था। वो भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके वहाँ पहुँचता है और ये भी अपने गार्ड्स को लेके, कुलवंत सिंह चड्ढा जो सिक्योरिटी वगैरह में इसके 30-35 आदमी रहते थे, उन्हें लेके गया। सुखदेव सिंह नामधारी को सरकारी गार्ड्स मिले हुए थे, तो वो सरकारी गार्ड्स यानी पुलिस वगैरह के आदमियों को भी साथ लेके गया। वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वो गेट खुलवाने की कोशिश करी। गेट खुलवाने के लिए जब उन्होंने बोला तो किसी बंदे ने फ़ोन कर दिया हरदीप सिंह चड्ढा को, हरदीप सिंह चड्ढा को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद उन्हें बोल दिया कि भाई इस तरह से पोंटी चड्ढा आए हुए हैं और उनके आदमी साथ में हैं, वो गेट खुलवाने की बात कर रहे हैं और सशस्त्र गन वगैरह लेकर उनके आदमी साथ में हैं। तो हरदीप सिंह चड्ढा भी अपने कमांडोज वगैरह को और जो उसके साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, उन सबको लेके वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों का झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद कई राउंड फायर होते हैं और उस फायरिंग में पोंटी चड्ढा और हरदीप चड्ढा दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पुलिस का कहना यह है कि दोनों तरफ के गार्ड्स ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई और कई लोग मारे गए, उसमें ये दो भी शामिल थे। तो दोस्तों, एक छोटे से जीरो से शुरू होकर 35,000 करोड़ रुपए का मालिक बनना और उसके बाद घरेलू क्लेश में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। कहानी काफ़ी अच्छी है, ऊपर चढ़ने के लिए भी है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि गृह क्लेश में कैसे इतने अच्छे घर में, जहाँ पे प्रॉपर्टी की, ज़मीन जायदाद की, पैसे की कोई कमी नहीं थी और एक दूसरे को ही मार डाला दोनों भाइयों ने, वो चीज़ काफ़ी सुनकर भी अचंभित होते हैं और बुरा भी लगता है। मतलब इन लोगों ने बेशक पैसा कमाया, लेकिन आपस में संस्कार कैसे थे कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, या उनके साथ वाले जो गार्ड्स थे उन्हें ये रोक नहीं पाए, उन्होंने एक दूसरे को गोली मार दी। तो इस तरह की कुछ और कहानियाँ भी हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरे पॉइंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको अलग अलग तरह से, जैसे इकोनॉमी में या हिस्ट्री में या कोई पुलिस वाले भारतीय दंड संहिता के अनुसार आप अपने आप को कैसे बचाएं, और कुछ ये आपराधिक घटनाएं, भारत का इतिहास, इस तरह की चीज़ें आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग फील्ड की लेकर आते रहेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ जो भी सहयोग कर रहे हैं उसके बदले में हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें, एंटरटेनमेंट,
ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।